तो आइए आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्रव की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और अगर उसको और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली द्रव की तीन भौतिक अवस्थाएं तो ठोस, द्रव और गैस होती हैं। और इसमें से हमें ठोस के बारे में ही केवल पढ़ना है इस चैप्टर में। ठोस अवस्था के बारे में हमें कुछ जानकारियां हैं कि जैसे ठोस अवस्था द्रव की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित होता है। ठोस अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं, यहाँ पर एक टर्म का यूज हम बार बार करेंगे, घटक कण, या इसको बोलेंगे अवयवी कण। तो ठोस कण या अवयवी कण क्या चीज़ होते हैं? तो वे कण जिनसे मिल करके ठोस पदार्थ बना होता है उसी को कहते हैं घटक कण या अवयवी कण। अब बात आती है कि जैसे ठोस अवस्था या ठोस पदार्थ जो होते हैं वे कई प्रकार के होते हैं, तो उनके प्रकार के आधार पर ये घटक कण या अवयवी कण भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे ये परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, अथवा आयन भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उनके टाइप पर, उनके प्रकार पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ठोस जो है, अगर धात्विक ठोस है तो जो घटक कण या अवयवी कण होगा वो परमाणु होगा। अगर ठोस आणविक ठोस प्रकार का है तब घटक कण या अवयवी कण जो होगा वो अणु होगा, अर्थात आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बने होते हैं, धात्विक ठोस परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसी प्रकार से अगर आयनिक ठोस है तो वो आयनों से मिलकर बना होगा, और तब कहेंगे कि आयनिक ठोस का घटक कण आयन होता है। तो ये होता है घटक कण का मतलब, यानी कि ये डिपेंड करता है ठोस के प्रकार पर। अब हम एक सिंपल लैंग्वेज में अभी केवल ठोस पर चर्चा करेंगे, बाकी हम उसके टाइप के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ हम केवल ठोस के बारे में बात करते हैं। और जब हम घटक कण या अवयवी कण कहेंगे तो वह किसी भी प्रकार के ठोस के लिए होगा, और वहाँ पर उससे संबंधित वह परमाणु, अणु या आयन हो सकता है। तो हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं सभी के लिए, घटक कण या अवयवी कण, जिससे मिल करके वह ठोस पदार्थ बना हुआ होता है। अब बात आती है कि ये जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें जो इनके घटक कण या अवयवी कण हैं वे बहुत पास पास होते हैं। यानी कि अगर हम यह सपोज कर लें कि किसी भी ठोस का जो अवयवी कण है, अगर उसे हम एक गोले के द्वारा दर्शाते हैं तो ये गोले बहुत निकट होंगे एक दूसरे के सरफेस को टच करते हुए होंगे, यानी कि ये इतने करीब होंगे कि इनके बीच में कोई उपलब्ध स्थान न रह जाए। जहाँ तक संभव हो ये अपने बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थानों को घेर लें। अब हमें ये जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, इनके एक दूसरे के निकट आने के बाद भी जो बचे हुए रह गए जगह, इन्हें हम बोलते हैं अंतराकणुक स्थान। अंतराणुक स्थान या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में ठोस के घटक कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, अर्थात इनमें अंतराणुक स्थान जो होता है वो बहुत
कम होता है। द्रव्य की और अवस्थाओं में यह स्थान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर कणों को एकदम पास ले आए कि इनके बीच में उपलब्ध स्थान रह ही न जाए और उसके बाद भी अगर कुछ बच गया थोड़ा बहुत भी, तो वही क्या कहलाएगा, अंतराणुक स्थान कहलाएगा। और जब कण एक दूसरे के इतने पास आ जाते हैं तो इनके बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल काम करने लगता है जो इनको आपस में फिर बांधे रखता है। जब ये कण एक दूसरे के इतने पास आ जाएंगे तो इनके बीच में एक बल उत्पन्न हो जाएगा जो इनको आपस में बांधे रखता है। उस बल को हम कहते हैं अंतराणुक बल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे इसको। तो इसका आशय क्या निकला कि ठोस पदार्थों में जो इनके अवयवी कण होते हैं वे एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, जिसके कारण अंतराणुक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इस प्रकार के बल के कारण ही जो ठोस होते हैं वे असंपीड्य और कठोर हो जाते हैं। इस प्रकार के अंतराणुक आकर्षण बल के कारण ही ये जो ठोस होते हैं वे असंपीड्य और कठोर जाते हैं। असंपीड्य एक वर्ड यहाँ पर निकल करके आता है, असंपीड्य। असंपीड्य यानी कि इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसको फर्दर कंप्रेस न किया जाए, यानी कि अगर हम इसको और निकट इनको पास में दबा करके अगर हम चाहें कि इनको दबाएं आपस में और दबा करके चारों तरफ से इनको और पास ले आएं तो ये संभव नहीं होता है ठोस अवस्था में। तो ऐसे गुण को हम कहते हैं कि ये बहुत असंपीड्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ठोस पदार्थ का वर्गीकरण। ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ठोस पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा प्रकार होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम लिखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस को लिखते हैं ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, या इसके लिए एक और नाम होता है, बड़ा प्रचलित नाम है एमॉर्फस सॉलिड। यानी ठोस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। बहुत ही कंट्रास्ट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि जो चीज़ इसमें पाई जाएगी जो गुण वो इसमें नहीं पाई जाएगी। तो बहुत आसान भी होता है इसको याद भी करना, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। एग्ज़ाम में अक्सर आता रहता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए, इनके मुख्य अभिलक्षणीय गुण लिखिए। तो इसको हम चर्चा करते हैं। किसी ठोस को हम क्रिस्टल तब कहते हैं जब उनके अवयवी कण एक नियमित रूप से व्यवस्थित हों, यानी कि इनमें बड़ा डिसिप्लिन देखने को मिले, बड़े ही अनुशासित तरीके से, जैसे बच्चों की हम लाइन लगवा देते हैं उस तरह से अगर ये कण अरेंज्ड हैं तो कहते हैं कि ये जो कण हैं वो कैसे हैं, एक नियमित रूप में व्यवस्थित हैं। और अवयवी कणों की यह जो एक नियमित व्यवस्था है वो यह संपूर्ण त्रिविम क्षेत्र में एक समान होती है। चूँकि हम क्रिस्टल या कि यहाँ पर जब स्टडी करते हैं तो हम यहाँ पर 3 डायमेंशनल बात करते हैं, हमें यहाँ थोड़ा काल्पनिक होना पड़ता है और हमें यहाँ यह सोचना पड़ता है कि जो ये अवयवी कण हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में किस तरह से हैं। जैसे ये प्लेन है, कॉपी है, तो इसमें 2 एक्सिस को ही कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसीडर करते हैं। तो एक जेड एक्सिस भी है, तो
तीनों को मिला करके जो इस एक यानी हम कह सकते हैं जो खाली स्थान हमारे सामने है होता है, यही क्या है, इसको हम 3 डायमेंशनल में इसकी हम कल्पना करते हैं। तो यह जो क्रिस्टल है या ठोस है, यह एक त्रिविम व्यवस्था मानी जाती है। और अगर हम किसी क्रिस्टल के एक कोने से दूसरे कोने में भी जाते हैं तो यह व्यवस्था हमें एक समान देखने को मिलती है। हमें यह व्यवस्था जो है पूरे क्रिस्टल में थ्रू आउट क्रिस्टल एक जैसी नज़र आती है। तो हम कहते हैं कि जो हमारा क्रिस्टल है वह एक, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या निकाला कि एक नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये एक नियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ क्या हमने पाया कि पूरे क्रिस्टल में यह व्यवस्था लागू होती है। यानी कि हम किसी क्रिस्टल के एक भाग में भी हम जो व्यवस्था देख रहे हैं इनके घटक कणों की, अगर हम क्रिस्टल के दूर किसी भाग में चले जाएं तो हमें वो व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं कि कणों की यह जो नियमित व्यवस्था है वह दीर्घपरासी है। यानी कि ये सब चीज़ें किस में देखने को मिलेंगी, क्रिस्टलीय ठोस में। तो क्रिस्टलीय ठोस के ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि इनमें एक नियमित रूप में व्यवस्था देखने को मिलती है और ये जो होते हैं दीर्घपरासी होते हैं, है ना। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ निकल करके आती है कि एक नियमित व्यवस्था होने के कारण इन क्रिस्टलों की ज्यामितीय आकृतियाँ जो होती हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ जो होती हैं इनकी निश्चित होती हैं, है ना। चूँकि इनके कणों की जो व्यवस्था है वह थ्रू आउट क्रिस्टल पूरे क्रिस्टल में एक जैसी है, तो कह सकते हैं कि पूरे क्रिस्टल में कणों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है वो भी कैसा है, एक जैसा है। तो यही वजह बन जाती है कि अगर हम ऐसे पदार्थों को टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो एक निश्चित तापमान पर ये पिघल जाते हैं। तो कहा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस के जो गलनांक होते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, ये भी जो होते हैं निश्चित होते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी आती है कि ये क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। विषम दैशिक को कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। तो अभी हम इसकी चर्चा करते हैं कि एनाइसोट्रॉपिक क्या होते हैं। तो पहले हम अब इसी को हम एक डिफरेंस के रूप में अक्रिस्टलीय ठोस को भी यहीं समझ लेते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस में जाहिर सी बात है इरेगुलरिटी होगी। हमने बोला ना बड़ा कंट्रास्ट इनमें डिफरेंस है, तो जो चीज़ इसमें दिखाई देगा वो यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एक नियमित व्यवस्था है, तो यहाँ हम देखेंगे कि एक नियमित व्यवस्था नहीं है। ये सपोज दैट हमने बना लिया एक अक्रिस्टलीय ठोस को। तो हमने क्या देखा कि अक्रिस्टलीय ठोस के एक छोटे से भाग में एक हमें एक व्यवस्था दिख तो रही है, लेकिन जो हम उससे थोड़ा सा दूर हटते हैं तो ये व्यवस्था जो है अनियमित हो जाती है। क्रिस्टल के किसी और भाग में गए तो व्यवस्था में कुछ और देखने को मिलेगी। तो यानी कि एक इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ अक्रिस्टलीय ठोस के लिए क्या बोलेंगे कि इनमें एक नियमित कि अक्रिस्टलीय ठोस के जो घटक कण हैं वे एक नियमित रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं। नहीं जोड़ दिया, बस हो गया काम। उसी तरह से दीर्घपरासी होते हैं ये, कि एक जो व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है क्रिस्टल के एक भाग में, अगर हम क्रिस्टल के दूर किसी भाग में जाते हैं तो यही व्यवस्था वहाँ भी देखने को मिलती है। तो कहते हैं दीर्घपरासी हैं। लेकिन यहाँ क्या देखना है कि क्रिस्टल के एक छोटे से भाग लघु क्षेत्र तक ही यह व्यवस्था सीमित है। इससे दूर हम जब हटते हैं तो हम यह व्यवस्था नहीं पाते हैं। तो कहते हैं कि ये लघुपरासी होते हैं। क्या होते हैं? लघुपरासी होते हैं। तो एग्जाम में ये अक्सर आता है कि दीर्घपरासी, दीर्घपरासी को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर और लघुपरासी को बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो लघुपरासी, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो लघु क्षेत्र तक ही यह व्यवस्था सीमित है। इससे दूर हम जब हटते हैं तो हम यह व्यवस्था नहीं पाते हैं। तो कहते हैं कि ये लघुपरासी होते हैं। तो एग्जाम में ये अक्सर आता है कि दीर्घपरासी, दीर्घपरासी को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर और लघुपरासी को बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो लघुपरासी, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो
लघु पराशी होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाले होते हैं। तो एग्ज़ाम में ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो इस पर शॉर्ट नोट यानी टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है। और ये भी चीज़ पूछाता है कि दीर्घ पराशी व्यवस्था, अभी जैसे सन 2020 के ही यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आया भी था ये क्वेश्चन अभी। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें किस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है, या क्रिस्टलीय ठोस में कौन सा गुण पाया जाता है। तो उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था कि ये दीर्घ परासी होते हैं। तो यही इसमें सही ऑप्शन था, बाकी सब जो है क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल्स उसमें दे रखे थे ऑप्शंस में। नेक्स्ट है फिर, अब ये बात जो हमें यहाँ दिख रही है कि क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामितीय आकृतियाँ निश्चित होती हैं। इसका कारण क्या था? क्योंकि ये नियमित रूप में व्यवस्थित हैं। तो हमने देखा कि ये नियमित रूप में व्यवस्थित नहीं होते हैं, तो इनकी ज्यामितीय आकृतियाँ भी क्या होंगी? निश्चित नहीं होंगी, सीधी सी बात है। फिर हमने देखा कि इनके गलनांक निश्चित होते हैं। उसके पीछे कारण क्या था कि एक नियमित रूप में व्यवस्थित हैं और पूरे क्रिस्टल में अवयवी कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल जो थे वो भी एक समान थे, इसी वजह से इनके गलनांक निश्चित हैं। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, तो इसलिए इनके गलनांक भी क्या होंगे? निश्चित नहीं होंगे। इनका गलनांक जो है एक रेंज तक होगा, यानी कि टेम्परेचर का एक रेंज शुरू होगा, वहाँ से ये गलना शुरू होंगे और एक और टेम्परेचर उससे ऊपर जाते हैं, 2 4 5 6 7 10 डिग्री टेम्परेचर के डिफरेंस तक जाते जाते ये पूरा पिघलते हैं। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुँचते ही क्रिस्टल जो होते हैं वो पिघल जाते हैं। तो कहते भी हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत शार्प होता है, लेकिन यहाँ पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, बल्कि ये एक रेंज में पिघलते हैं। तो इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ से ये निकल के आती है कि ये विषमदैशिक हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे? समदैशिक हो जाते हैं। ये यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं समदैशिक यानी कि आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि विषमदैशिक और समदैशिक गुण क्या होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि विषमदैशिक, पहले तो देखते हैं क्या होता है। तो हमने देखा कि क्रिस्टलीय ठोस में जो घटक कण हैं वे एक नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के जो घटक कण हैं वे एक नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के घटक कण एक नियमित रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। तो अगर मान लीजिए किसी क्रिस्टल में प्रकाश प्रवेश करे, तो प्रकाश क्रिस्टल के अंदर प्रवेश करते ही 2 भागों में बढ़ जाता है। एक पथ इसका ये हो जाएगा और दूसरा पथ जो है क्रिस्टल के भीतर ये हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि इस पथ पर अवयवी कणों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ और है, और इस पथ पर अवयवी कणों के बीच का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा इससे अलग है। तो थोड़े बहुत डिफरेंस जो है भौतिक गुणों में आ जाते हैं। तो ये पाया गया कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के कुछ भौतिक गुण, अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दो एग्जाम्पल्स हम याद रखें कि कौन कौन से गुण हैं वो। जैसे विद्युतीय प्रतिरोध की बात करें और अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ अगर हम ध्यान में रखें तो हमारे लिए नोट्स लिखना भी आसान हो जाता है कि विषमदैशिक गुण क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के कुछ भौतिक गुण एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापे जाने पर भिन्न भिन्न होते हैं। इसी गुण को हम विषमदैशिक गुण कहते हैं। तो क्या बोला जाए कि भिन्न भिन्न दिशाओं में अवयवी कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होने से कुछ क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के भौतिक गुण जो होते हैं वे भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। इसी गुण को हम विषमदैशिक गुण कहते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता। अक्रिस्टलीय ठोस में अगर हम भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं तो हमको एक जैसा अरेंजमेंट दिखता है, तो कह सकते हैं यानी लगभग जो है, चूँकि इरेगुलरिटी होती है तो इस वजह से अरेंजमेंट जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में एक जैसा मिलता है, और इस वजह से उसमें हमें कभी भी ऐसा नहीं मिलता है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर भौतिक गुण भिन्न भिन्न मिले, तो कहते हैं उनको आइसोट्रॉपिक हैं या समदैशिक होते हैं। फिर एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो होता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में वो यही होता है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनको ट्रू सॉलिड कहते हैं। ट्रू सॉलिड
ट्रू सॉलिड यानी कि सत्य ठोस कहा जा सकता है इसको। सत्य ठोस कहने का मतलब कि ये है कि जब जो भी कुछ है यहाँ पर एक डिसिप्लिन में है, तो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं, निश्चित हैं। जबकि यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो है नियमितता है नहीं, दीर्घपरासी है नहीं, है ज्यामितीय आकृति निश्चित है नहीं, है तो ठोस लेकिन गुण जो है वो ठोसों जैसा यानी क्रिस्टलीय ठोस जैसा नहीं मिलता है। तो इसको हम यहाँ पर कहते हैं छद्म ठोस यानी कि स्यूडो सॉलिड कहते हैं इसको। तो यही चीज़ एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाती है कि छद्म ठोस क्या होते हैं। तो बताते हैं क्रिस्टलीय ठोसों को छद्म ठोस कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें पूरी तरह से ये हैं तो ठोस लेकिन इनमें ठोसों के गुण नहीं पाए जा रहे हैं। जैसे कि नियमित व्यवस्था नहीं है, दीर्घपरासी है नहीं, ज्यामितीय आकृतियाँ निश्चित है नहीं, गलनांक इनका निश्चित है नहीं, है ना, समदैशिक हैं, ये विषमदैशिक है नहीं। तो ये सारे जो गुण हैं वो ठोस से अलग हैं, ठोस देखने में लेकिन ठोस के गुण नहीं दिख रहे हैं। तो इनको हम स्यूडो सॉलिड या छद्म ठोस कह देंगे। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ निकल करके आती है। तो एक बहुत छोटी सी बात यहाँ पर है जो इसको स्पष्ट कर देगी कि जैसे कि कुछ द्रवों को ठंडा, जब द्रव को क्या फीचर होता है कि द्रव का फीचर होता है कि जब उनको हम ठंडा करेंगे तो कोई भी द्रव है वह ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी द्रव को जब ठोस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? टेम्परेचर हमें डाउन करना पड़ता है। तो ठंडा करते ही द्रव जो है वो ठोस में बदल जाता है। तो द्रव में कणों में क्या होती है? इरेगुलरिटी होती है, इनके कण दूर दूर भी होते हैं। और ठोस में क्या होते हैं? इनके कण जो है पास पास आ जाते हैं, जहाँ तक संभव होता है वे पास पास आ जाते हैं और एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं। ये ठोस की पहचान होती है। तो अगर कोई द्रव है यानी ठंडा किया गया तो इसके कण पास पास आ जाएंगे, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएंगे और इनके कणों के बीच में नियमितता देखने को मिलेगी। ऐसा विचार आता है जब हम यह बात करते हैं कि कोई पदार्थ ठोस है। तो होता क्या है कि कुछ द्रवों को के बारे में ऐसा देखने मिला है कि कुछ द्रवों को ठंडा किया गया तो वे ठोस में तो परिवर्तित हो गए, लेकिन जो कणों की अनियमितता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिलती है। कण पास पास में तो आए लेकिन अनियमित रहे, और अनियमित रहे जैसा अब ये अनियमितता कैसे में देखने को मिलती है? द्रव में। यानी कि जो द्रव की जैसी अनियमितता है कुछ वैसी ही अनियमितता अगर हमें ठोस में भी देखने को मिले, है ना। यानी कोई पदार्थ भौतिक रूप में तो वो ठोस में बदल तो गया लेकिन उसके जो अवयवी कण हैं अगर उनका जो अरेंजमेंट है वह देखने में ठोस जैसा ना मिले बल्कि द्रव जैसा ही दिखाई दे, तो हम कहते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वे अतिशीतित द्रव होते हैं। यानी कि बहुत ठंडा द्रव में जो अरेंजमेंट मिलना चाहिए वैसा अरेंजमेंट ठोस में अगर मिल रहा है तो कहेंगे कि वह ठोस अतिशीतित द्रव है। और ऐसा किस तरह के ठोस में देखने को मिला? अक्रिस्टलीय ठोस में देखने को मिला। तो कहा जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रवों से समानता भी प्रदर्शित होती है, इसीलिए इसको और भी कैसे द्रव? ठंडे द्रव जैसे। तो अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव या छद्म ठोस भी कहा जाता है। तो रीजनिंग क्वेश्चन में आता है भी एग्जाम में कि अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ ठोस अवस्था में ये सारे जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस किया हम लोगों ने हमारे बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिल बनाते हैं ये। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ज़रा सा कि जैसे क्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल्स कुछ हमें याद रखने चाहिए, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो हम कुछ क्रिस्टल्स वैसे जानते भी हैं जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड जो नमक है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, कॉपर यानी कोई भी सॉलिड अगर मेटल है कोई भी सॉलिड मेटल है वो भी कैसा होगा? क्रिस्टलीय ठोस ही होगा। नेफ्थलीन ले सकते हैं, नेफ्थलीन कह सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है क्वार्ट्ज के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है
QUARTZ, कि क्वार्ट जो है वो क्रिस्टलीय ठोस है कि अक्रिस्टलीय ठोस है ना। और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम अक्रिस्टलीय ठोस के भी देख लेते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल भी आसान है याद करने, कि जैसे मक्खन है, कांच है, रबर है, प्लास्टिक है ना, फाइबर ग्लास है। ये कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस में डिफरेंस क्या है, इनके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं, लघुपरास और दीर्घपरासी क्या होता है, विषमदैशिक और समदैशिक प्रॉपर्टी क्या होती है, सतत ठोस और छद्म ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, इनके एग्जाम्पल्स हो गए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया। उसी के आधार पर हम फिर नेक्स्ट वीडियो डालते हैं। थैंक यू।